क्या आप जानते हैं कि बिहार कैसे एक अलग राज्य बना? क्या आप जानते हैं कि कितने सालों के संघर्ष के बाद बिहार राज्य अस्तित्व में आया? क्या आप जानते हैं कि 7 समंदर पार अलग बिहार का वो सपना किसने देखा था? क्या आप जानते हैं कि बंगाली वर्चस्व के आगे बिहारी का वजूद अभिशाप बनने लगा था? क्या आप जानते हैं कि बिहारियों पर बंगालियों के वर्चस्व से अंग्रेजी हुकूमत भी तिलमिला उठी थी? क्या आप जानते हैं कि जमीन पर बिहार की जंग में सबसे आगे खड़े थे बिहार के मुसलमान? क्या आप जानते हैं कि बिना बड़े विरोध और विद्रोह के किस कूटनीति से बना अलग बिहार? हमारी कोई जात की भी पहचान या कोई धर्म की पहचान होगी, लेकिन मैंने देखा दिल्ली में उन पहचानों के अलावे एक बहुत बड़ी पहचान है बिहारी होने की पहचान। ये साल 2013 की बात है, जब नीतीश कुमार ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में की थी अधिकार रैली। इस रैली में शामिल होने के लिए देश भर के बिहारियों से आह्वान किया गया था, जहां मंच से नीतीश बिहारी अस्मिता को उभार देते नजर आए। हमारी कोई जात की भी पहचान या कोई धर्म की पहचान होगी, लेकिन मैंने देखा दिल्ली में उन पहचानों के अलावे एक बहुत बड़ी पहचान है बिहारी होने की पहचान। 8 साल पहले देश की राजधानी में नीतीश कुमार ने मंच से जिस बिहारी अस्मिता को झकझोरा, उस अस्मिता की लड़ाई ब्रिटिश राज में अब से करीब 125 साल पहले लंदन में शुरू हुई थी। और बड़ी बात ये कि बैरिस्ट्री पढ़ने गए बिहार के एक नौजवान ने लंदन में सिर्फ अपने कुछ दोस्तों के ताने पर बिहार को अलग राज्य की पहचान दिलाने का संकल्प ले लिया था। लंदन से वापस लौटने के बाद उस नौजवान ने एक तरफ वकालत की शुरुआत की तो दूसरी तरफ अलग राज्य का आंदोलन छेड़ने के लिए 1894 में पटना से अखबार की शुरुआत की। बिहार को अलग राज्य बनाने की ही जिद थी कि 1910 में 4 महाराजाओं को मात देते हुए केंद्रीय विधान परिषद का सदस्य बना। उसके बाद एक प्रांत का गवर्नर और उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य बनाए गए। नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा पटना के वाइस चांसलर भी थे, पटना यूनिवर्सिटी के बनाए गए थे। सच्चिदानंद सिन्हा बहुमुखी प्रतिभा के आदमी थे। वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बिहार के चेयरमैन भी थे। बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब वो थे तो बिहार का फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी वो थे। वकील भी बहुत पावरफुल, वेरी लर्निंग। रौबदार मूछें और असरदार व्यक्तित्व वाले वही सच्चिदानंद सिन्हा जो आगे चलकर संविधान सभा के पहले और अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए थे, मगर उनके जीवन की किताब में संविधान निर्माण से कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार निर्माण की कहानी। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के आरा और आज के बक्सर में चौंगाई ब्लॉक के मुरार गांव में हुआ था। डॉक्टर सिन्हा की शुरुआती पढ़ाई गांव के स्कूल में ही हुई, जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए सिटी कॉलेज कोलकाता और बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए 7 समंदर पार लंदन जाना पड़ा।
कहते हैं उसी दौरान 1893 में लंदन में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे नौजवान सिन्हा का स्वाभिमानी मन तिलमिला उठा और उस तिलमिलाहट की तपिश को शांत करने के लिए उसी जगह पर सिन्हा ने ये संकल्प लिया कि बिहार भले ही आज भारत के नक्शे में नहीं दिखता मगर जल्द ही दिखेगा। बिहार तो वह क्षेत्र रहा है जो पूरे अखंड भारत के साम्राज्य का जहां नेतृत्व किया जाता रहा हो। एक समय ऐसा था जब बिहार भारत की राजधानी थी, उस भारत की जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान पार तक थीं, दक्षिण तक थीं और पूर्वोत्तर तक थीं। तो ऐसे विशाल भारत के जिस क्षेत्र ने नेतृत्व किया हो, उसको यदि किसी छोटे से भाग में बांटें जिसमें उसकी अस्मिता स्पष्ट रूप से परिलक्षित न हो, तो निश्चित ही उस समय की युवा पीढ़ी को अत्यंत पीड़ा पहुंचती होगी। उनके मन में इच्छा होती होगी कि बिहार का जो अपना इतिहास रहा है, अपनी विरासत रही है, उसके प्रतीक रूप में राज्य का विकास होना चाहिए। फरवरी 1893 में तब हुआ यह था कि ब्रिटेन में एक गोष्ठी में कुछ लोगों ने उन्हें चुनौती दी कि भारत के नक्शे में बिहार कहाँ है, आप यह दिखा दें। लेकिन खुद को गर्व से बिहारी कहने वाले सिन्हा ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि तब वाकई में बिहार अस्तित्व में ही नहीं था। इस घटना से हुई तौहीनी के बाद उन्होंने महसूस किया कि वाकई में हम बिहारियों की कोई पहचान ही नहीं है। तब उन्होंने इस बात का संकल्प लिया था कि आने वाले दिनों में वे बिहार को अपनी पहचान दिलाएंगे। सम इमिनेंट बिहार कंटेम्प्रेरीज 1944 में प्रकाशित हुई अपनी इस किताब में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने बिहार निर्माण का पूरा वृत्तांत लिखा है। किताब की भूमिका लिखी थी जाने माने शिक्षाविद, प्रकांड विद्वान और लीजेंड बन चुके पद्म भूषण अमनाथ झा ने। उसी भूमिका में लिखा है, तब ब्रिटेन में एक गोष्ठी में कुछ भारतीयों ने उन्हें चुनौती दी कि भूगोल के पाठ्य पुस्तक में बिहार बताएं। वे कहते हैं, तब मुझे लगा हम बिना पहचान के लोग हैं। 1893 में बिहार लौटा एक बिहारी पुलिस ड्रेस में दिखा। ड्रेस पर दूसरे राज्य का बिल्ला था। यह देख दुख हुआ। तय किया कि बिहार की पहचान के लिए काम करना है। जब इंग्लैंड में थे तो उनके एक मित्र ने पूछा था कि आप भारत के किस प्रोविंस के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हम बिहार के हैं। तो उसने फिर बताया कि आप बिहार तो कोई प्रोविंस है नहीं इंडिया में, बंगाल है। तो कहा कि नहीं है तो होगा। और जब लौट रहे थे कि उधर से ट्रेन से पश्चिम साइड से, तो बक्सर स्टेशन पर उन्होंने देखा कि एक बिहारी जवान बंगाल पुलिस का बैच लगाए हुए है। तो उनको लगा कि भाई बिहार को बिना अलग कराए हुए बिहार का कल्याण नहीं है, बंगाल से अलग कराए हुए। किताब में कई ऐसे तथ्य हैं जो बेहद हैरान करते हैं। तो कुछ तथ्यों से आज की तारीख में कुछ लोगों को परेशानी भी हो सकती है, मगर स्थापना दिवस पर बिहार संघर्ष के इस शास्त्र के हर पन्ने को पलटना भी जरूरी है, ताकि हर बिहारी ये जान सके कि बिहार से बिहार और बंगाल से अलग राज्य तक का सफर चुनौतियों के कितने पहाड़ों को पार कर पूरा हुआ। लंदन में अपमान का घूंट पीकर बिहार निर्माण का संकल्प लिए 1893 में सच्चिदानंद सिन्हा वापस वतन लौटे। लेकिन जब यहाँ पर उन्होंने बिहारी जवानों के वर्दी पर बंगाल पुलिस का बैज देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तय कर लिया, अब जो कुछ करना है जल्दी करना है। डॉक्टर सिन्हा वकालत की प्रैक्टिस के साथ अलग राज्य के लिए लोगों को एकजुट करने में जुट गए। मगर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि तब बिहार से निकलने वाली ऐसी कोई पत्र पत्रिका नहीं थी जिसका संपादक कोई बिहारी हो। ऐसे में खबरों में भी बिहारी भावनाओं और आकांक्षाओं की कहीं कोई जगह नहीं होती थी, जिसे देखते हुए डॉक्टर सिन्हा ने जनवरी 1894 में अंग्रेजी साप्ताहिक बिहार टाइम्स का प्रकाशन शुरू किया, जिसके पहले संपादक बने हिंदी की पहली सबसे लंबी कविता स्वप्न के रचयिता बाबू महेश नारायण।
इन लोगों को सच्चिदानंद सिन्हा जी या मजहरुल हक जैसे लोगों के प्रति हम आभारी हैं या उनको साधुवाद है कि उन्होंने उस जमाने में भी अपनी पहचान, बिहार की पहचान से समझौता नहीं किया और इसी पहचान के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए उन लोगों ने बिहार टाइम्स अखबार निकालना शुरू किया, क्योंकि उस समय तो ज़्यादातर अंतर क्षेत्रीय कम्युनिकेशन या बातचीत का माध्यम अंग्रेजी ही हुआ करता था। इसलिए उन लोगों ने बिहार टाइम्स निकाला। यह भी उनके उसी दिशा में कर रहे प्रयास का एक नमूना था कि बिहार टाइम्स निकाल के बिहार की पहचान को उन्होंने ताकत देने का काम किया। अलग बिहार की आवाज बुलंद करते हुए जब बिहार टाइम्स ने ये लिखा कि बंगाल के प्रशासनिक भार को कम करने के लिए बिहार को उड़ीसा के साथ या फिर उसके बिना ही अलग कर दिया जाए, तो बंगाली प्रभुत्व वाले अखबार बिहार हेराल्ड और अमृत बाजार पत्रिका में उसके विरोध में लेख छपने लगे। मगर धीरे धीरे कई दूसरे अखबार भी बिहार टाइम्स के रास्ते पर ही चल पड़े, जिससे आंदोलन की आवाज कोने कोने तक पहुंचने लगी। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आपको बता दूं कि उनका आना जाना लंदन में होता था। कई तरह की कहानियां हमने उनके बारे में सुनी हैं। तो एक्सपोजर था, वेस्टर्न एजुकेशन से एक्सपोजर था और वेस्टर्न कल्चर से था। और आप देखेंगे कि उस समय का ब्रिटेन एंड यूरोप आज़ादी का संदेश दे रहा था। उन्होंने आज़ादी का अर्थ समझा था और आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों से आज़ाद होना ही केवल नहीं था, आंतरिक आज़ादी भी थी। आंतरिक जो स्वावलंबन था उसका भी महत्व था। और इसीलिए इनका सच्चिदानंद सिन्हा का ये कि जो ये पत्रकार थी उसने बड़ी भूमिका। आपको यह भी बताओ कि उस वक्त एक हेराल्ड नाम का, बंगाल हेराल्ड नाम का जर्नल चलता था। तो कई बातें ऐसी हुई जिसको बुद्धिजीवियों ने नेतृत्व दिया और नेतृत्व किया और उसने एक बैकग्राउंड तैयार किया वाइडर सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट का। आंदोलन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण के साथ नंदकिशोर लाल और राय बहादुर कृष्ण सहाय भी कूद पड़े थे। धीरे धीरे इन चारों की आवाज दिल्ली दरबार की दीवारों से भी टकराने लगी, जिस पर हौसला तोड़ने के लिए विरोधियों ने इन्हें चार दरवेश यानी चार भिखारी कहना शुरू कर दिया। मगर ये चौकड़ी चुपचाप बिहार के लिए जनमत बनाने में ही जुटी रही। उधर 1899 तक बंगाल राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी शरण स्थली बन चुका था, जिससे परेशान ब्रिटिश हुकूमत बंगाल के विभाजन पर विचार करने लगा। डॉक्टर सिन्हा और महेश नारायण को लगा कि यही मौका है बिहार को बंगाल से अलग करने का। उसी दरमियान एक रोज बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर अलेक्जेंडर मैकेंजी जब बिहार के दौरे पर गया आए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने उनसे मिलकर बिहार निर्माण का स्मार पत्र सौंपा। अलेक्जेंडर मैकेंजी ने उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे महेश नारायण और डॉक्टर सिन्हा के साथ बाकी आंदोलनकारी भी निराश होने लगे। मगर तब तक लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय बन चुका था, जो अंग्रेजों के विरोध में उभरते राष्ट्रवाद को खत्म करने के लिए हर कीमत पर बंगाल का विभाजन चाहता था। 1904 में सरकार ने आधिकारिक तौर पर बंगाल के विभाजन का विचार प्रकाशित किया। विभाजन से पहले लॉर्ड कर्जन ने खुद कई इलाकों का दौरा किया और प्रमुख हस्तियों से चर्चा की। फिर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा कर 2 हिस्सों में बांट दिया गया। बंगाल के बंटवारे ने बिहार के आंदोलनकारियों में नई ऊर्जा भर दी। आंदोलन और तेज हो गया।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जगह जगह जाकर छात्रों को आंदोलन से जोड़ने लगे। अंग्रेजों को अलग बिहार की अहमियत समझाने के लिए डॉक्टर सिन्हा और महेश नारायण ने 1906 में एक किताब लिखी, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द सेपरेशन ऑफ बिहार। पंपलेट निकाला तो किताब ही छोटी थी, सेपरेशन ऑफ बंगाल एंड क्रिएशन ऑफ बिहार। वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस किताब की रही। तो ये सब करते कराते उनको सहयोग के लिए फिर हसन इमाम, अली इमाम दो लोग थे महत्वपूर्ण उस समय पब्लिक फिगर, उनका सहयोग मिला। इसी साल एंड्रयू फ्रेजर विभाजित बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, जो कोलकाता की जगह पटना में ही आकर रहने लगे। छज्जू बाग का सरकारी कंपाउंड गवर्नर हाउस बन गया, जो आज पटना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का आवास है। फ्रेजर अपने काम से बिहार में लोकप्रिय होने लगे। फ्रेजर के पटना में ही रहने से लोगों को ये भी लगने लगा कि बिहार अगर ना भी बना तो पटना को बंगाल की दूसरी राजधानी का दर्जा तो मिल ही जाएगा। मगर डॉक्टर सिन्हा को अपनी उम्मीदें तब टूटती हुई दिखने लगी जब 1907 में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी टाइम्स करने के कुछ ही समय बाद संपादक महेश नारायण का निधन हो गया। बीतते वक्त के साथ सिन्हा नए साथी की तलाश में जुट गए। इसी बीच 1908 में गांधी जी के मित्र मौलाना मजहरुल हक वकालत की प्रैक्टिस के लिए वापस बिहार लौटे। तब पटना बार एसोसिएशन के अली इमाम और हसन इमाम भी उभरते हुए नेतृत्व थे। डॉक्टर सिन्हा ने संपर्क कर सबको एक साथ लिया। कुलीन मुसलमानों का भी वर्चस्व बिहार में था, लेकिन बंगाली भद्रलोक के सामने उनकी स्थिति दोयम दर्जे की थी। तो वो भी एक लड़ाई लड़ रहे थे। उनका सोशल स्टेटस इंफीरियर था बंगालियों के सामने। आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव में, जुडिशियरी में, हर जगह बंगाली छाए हुए थे। इवन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में आप देख लीजिए, इंक्लूडिंग पटना यूनिवर्सिटी में, सब जगह वो छाए हुए थे। तो ये बिहार के अन्य लोगों की तुलना में ये कुलीन मुसलमान जरूर ऊंचे थे, लेकिन बंगाली कुलीनों के सामने, बंगाली भद्रलोक के सामने उनकी स्थिति सबऑर्डिनेट थी, दोयम थी। वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। 1908 में अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार का पहला प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि बिहार को अलग राज्य बनाया जाए। इसी साल बिहार के कई बड़े जमींदारों ने भी बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग तेज कर दी थी। ये तमाम चीज़ों को देखकर अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर अब बंगाल से बिहार को अलग नहीं किया गया तो बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों और आंदोलन में तेजी आ सकती है। अंग्रेजी हुकूमत में कुछ बिहारियों की बड़ी कामयाबी ने भी बिहार को अलग राज्य बनाने का राह आसान कर दिया था। 1907 में कोलकाता हाईकोर्ट के पहले बिहारी जज बने थे सरफुद्दीन, और फिर 1908 में अली इमाम भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल बन गए। 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार 1910 में चुनाव हुए, जिसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भी पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला। चुनाव में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 4 महाराजाओं को हराकर केंद्रीय विधान परिषद पहुंचे और उनके साथ ही मौलाना मजहरुल हक मुसलमानों के प्रतिनिधि के तौर पर विधान परिषद में निर्वाचित हुए। सच्चिदानंद सिन्हा, चाहे राजेंद्र प्रसाद, चाहे ऐसे ही जो विद्वान वकील, स्वतंत्रता की लड़ाई तो वकीलों की लड़ाई थी। ज़्यादातर नेशनल लीडर, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे भाई पटेल साहब हो, सब तो लॉयर थे। इन लोगों ने इंटेलेक्चुअल के लिए, जो ऐसे इंटेलेक्चुअल जो चुनाव लड़ के नहीं जा सकते हैं, तो राज्यसभा में 12 और विधानसभा में, विधान परिषद में भी 12 पदों का सृजन इसलिए इन लोगों ने कराया था कि जो इंटेलेक्चुअल जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, समाजसेवी हैं, जैसे बहुत बड़ा जो वकील है
बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा समाज सेवी है, इन लोगों को नॉमिनेट किया जा सके। तब लॉर्ड एसपी सिन्हा लॉ मेंबर के पद पर आसीन थे, जिन्होंने कुछ दिन बाद वायसराय से पद छोड़ने की इच्छा जताई। लॉर्ड एसपी सिन्हा जब नहीं माने तो वायसराय मार्ले मिंटो ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बुलाया। डॉक्टर सिन्हा ने लॉर्ड मिंटो को अली इमाम को नया लॉ मेंबर बनाने की सलाह दी, मगर अली इमाम भी इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि तब सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल की आमदनी लॉ मेंबर से ज्यादा होती थी। इसके एक दिन बाद अली इमाम डॉक्टर सिन्हा से मिलने आए। चर्चा कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने पर हो रही थी, मगर सिन्हा के दिमाग में तो सिर्फ बिहार ही घूम रहा था। उन्होंने कहा, आपके लॉ मेंबर रहते बिहारियों को ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ी पहचान मिलनी चाहिए, अलग प्रांत के रूप में। इमाम साहब का जवाब था, सपना देखते रहिए। डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि अलग प्रांत नहीं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल ही बनाया जाए। प्रस्ताव पर गवर्नर जनरल और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कई बार चर्चा हुई, जिसके बाद 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने जिस दिल्ली दरबार में 80,000 लोगों के सामने कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का ऐलान किया, उसी दिल्ली दरबार से संयुक्त प्रांत के तौर पर बिहार और उड़ीसा गठन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इन काउंसिल की घोषणा भी कर दी गई, जिसके 3 महीने बाद यानी 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर बिहार को अलग राज्य का दर्जा हासिल हुआ। इस तरह संघर्षों के कई समंदरों को पार कर आधुनिक बिहार के निर्माता बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें आगे भारत की संविधान सभा का पहला और अंतरिम अध्यक्ष बनने का गौरव भी हासिल हुआ।